वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने एजेंसी पार्ट ख़त्म कर दिया था, तो इस वीडियो से हम लोग अब इंडेमनिटी एंड गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी आप समझ सकते हो, सेक्शन 124 से स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो आप, ताकि आपको लेटेस्ट लॉ रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो पहले हम लोग इंग्लिश लॉ, व्हाट इज इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंग्लिश लॉ। पहले हम लोग इंग्लिश लॉ के अंदर पढ़ेंगे कि इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर हम लोग इंडियन लॉ के हिसाब से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी पढ़ेंगे सिर्फ। तो क्या है दैट एज पॉइंटेड आउट बाय चीटी कोई एक ठो लीगल लॉयर या जज, मतलब कोई जिसने डेफिनेशन दिया है उसके हिसाब से द टर्म इंडेमनिटी इज यूज्ड इन द लॉ इन सेवरल डिफरेंट केसेस। ये जो इंडेमनिटी टर्म है लॉ में बहुत सारे केसेस में यूज होता है। इन इट्स वाइडेस्ट सेंस इट मीन्स, इसके पूरा वाइडेस्ट सेंस में इसका मतलब आता है टू रिकम्पेंस फॉर एनी लॉस, मतलब कंपेंसेशन देना, दोबारा में रिकम्पेंसेशन देना फॉर एनी लॉस और लाइबिलिटी विच वन पर्सन हैज इनकम। मतलब कि कोई एक आदमी, इसमें एजेंसी का पार्ट नहीं है, एजेंसी वाला पार्ट में इंडेमनिटी अलग था, ये अलग है। तो इसमें रिकम्पेंसेशन देना फॉर एनी लॉस और लाइबिलिटी विच वन पर्सन हैज इनकर्ड, मतलब कोई एक आदमी ने लॉस किया है किसी चीज़ का तो उसको रिकम्पेंसेशन देना। वेदर द ड्यूटी टू इंडेमनिफाई कम्स फ्रॉम एन एग्रीमेंट और नॉट, या तो वो ड्यूटी जो है रिकम्पेंसेशन देने का वो या तो एग्रीमेंट से आता है या तो नहीं आता है। अंडर इंग्लिश लॉ एंड इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंग्लिश लॉ के अंडर इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, एक्सप्रेसली आप कर सकते हो या फिर इम्प्लाइडली टू कीप अ पर्सन को रखने के लिए हु हैज एंटर्ड इनटू, जो पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है और या फिर ये एंटर करने वाला है, हु इज अबाउट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और इनकर एनी अदर लाइबिलिटी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट लॉस। मतलब उसको कंपेंसेशन मिलने वाला है क्योंकि उसके कारण या तो लॉस हुआ है या फिर उसको लॉस हुआ है तो उसको रिकम्पेंसेशन मिलने वाला है या फिर इंडेमनिफिकेशन मिलने वाला है, इंडेमनिफाई होने वाला है, इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्वेश्चन वेदर अ थर्ड पर्सन मेक्स अ डिफॉल्ट। इंडिपेंडेंटली वो मिलेगा। क्वेश्चन अराइज होता है कि थर्ड पर्सन कोई डिफॉल्ट मेक करता है कि नहीं। अंडर इंग्लिश लॉ के अंदर जब प्रॉमिस जो होगा कॉन्ट्रैक्ट में, आप प्रॉमिस और प्रोपोजल मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं आपको पढ़ा रहा था तब आपको प्रॉमिस के बारे में बताया था। जो प्रॉमिस फॉर परफॉर्मेंस करना है पर करोगे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके, टू इंडेमनिफाई टू या फिर टू कंपेंसेशन फॉर द लॉस इनकर्ड मे बी एक्सप्रेस्ड या फिर इम्प्लाइड। मतलब इम्प्लाई भी आप कर सकते हो, एक्सप्रेस भी कर सकते हो, ओरल या रिटन एनी फॉर्म में आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। केस ले लेते हैं एक तो डगडेल DUGDALE वर्सेस लवरिंग ING। In this case, certain trucks were in possession of the plaintiff। जो सफरिंग पार्टी था, मतलब ए और बी आप मान लो, इसमें से बी जो है सफरिंग पार्टी है और ए जो है डिफेंडेंट है। तो बी के पास कुछ ट्रक्स थे, पोजीशन में थे। द डिफेंडेंट्स एज वेल एज अ कंपनी क्लेम्ड देम। तो ए जो है और कंपनी जो है उसका कंपनी उसने बी के ट्रक्स को क्लेम किया। ऑन द डिमांड ऑफ द डिलीवरी ऑफ ट्रक्स, मतलब कि उस क्लेम किया तो डिलीवरी ऑफ ट्रक्स देना पड़ा बी को। बाय द डिफेंडेंट द प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ था बी था, डिमांडेड एन इंडेमनिटी बॉन्ड। तो उसने एक इंडेमनिटी बॉन्ड मांगा, ठीक है, बट नो रिप्लाई वॉज रिसीव्ड। मतलब कि बी ने बोला ठीक है हम तुमको ट्रक डिलीवर कर देंगे पर मेरे को एक तो इंडेमनिटी का बॉन्ड चाहिए। बट ए के तरफ से जो खरीदना चाहता था, जो क्लेम कर रहा था कि हमको ट्रक चाहिए, वो
कोई आंसर नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। येट दे डिलीवर्ड, तब भी बी ने जिसके पास ट्रक था उसने डिलीवर किया टू द डिफेंडेंट। सब्सिक्वेंटली द सेड कंपनी दैट इज KP Co sued the plaintiff for conversion of property and succeeded in the suit। तो जो भी सेड कंपनी था KP Co, उसने स्यू किया डिफेंडेंट प्लेंटिफ को, जो सफरिंग पार्टी था बी को, फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी, कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर्टी को, एंड सक्सीडेड, और वो सक्सीड कर दिए इन द सूट। कोर्ट ने ये हेल्ड किया फॉर दैट द डिफेंडेंट्स वे लायबल टू इंडेमनिफाई द प्लेंटिफ। जो डिफेंडेंट जो लोग थे, मतलब जिसने कोई रिप्लाई नहीं दिया कि, जैसे कि प्लेंटिफ ने बोला कि मेरे को एक तो इंडेमनिटी का बॉन्ड करना है आप लोग के साथ, तो वहाँ से भी जो डिफेंडेंट था वो लोग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आंसर नहीं दिया उस क्वेश्चन का, तो वो लायबल ठहराएगा कि वो इंडेमनिफाई करेगा ए को प्लेंटिफ को, मतलब बी को प्लेंटिफ को, फॉर इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट एंड डिमांड फॉर इंडेमनिटी बॉन्ड लेड टू द क्रिएशन ऑफ एन इम्प्लाइड प्रॉमिस। और जो इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए जो डिमांड किया गया वो चीज़ वो क्रिएट कर दिया, इम्प्लाइड प्रॉमिस को क्रिएट कर दिया। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इंडेमनिटी का। तो अब हम लोग आते हैं इंडियन लॉ के हिसाब से। सेक्शन 124 में दिया हुआ है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट by which one party promises to save the other। एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरे पार्टी को, मतलब एक्स प्रॉमिस करता है वाई को बचाएगा फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम, मतलब वाई को एक्स बचा, मतलब एक्स जो है वाई के साथ एंटर करता है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक्स बोलता है कि मैं वाई को बचाऊंगा फ्रॉम, मतलब वाई को बचाऊंगा अगर वाई को कोई लॉस होता है, कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, मतलब एक्स के कारण, एक्स ने प्रॉमिस किया कुछ काम करने का, सर्टेन डील करने का, सर्टेन एक्ट करने का, सर्टेन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करने का, अगर एक्स के कारण ही, मतलब प्रोमिसर के कारण खुद से ही अगर उससे कुछ उसके कंडक्ट से प्रॉब्लम हो जाता है, लॉस हो जाता है, डैमेज आ जाता है, तो वो खुद उसका भरपाई कर देगा। और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड द कंडक्ट ऑफ इंडेमनिटी, या फिर कोई और पर्सन आके उसको लॉस करा दे, डैमेज करा दे, तो वो भरपाई कर देगा, सेव कर देगा उस लॉस से, तो होता है अ कंडक्ट ऑफ इंडेमनिटी। द स्कोप ऑफ सेक्शन 124 इज नैरोअर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर इंग्लिश लॉ। ये जो स्कोप जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बहुत नैरो है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ के हिसाब से बहुत नैरो है। ठीक है, एक तो एग्जांपल ले लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई, नहीं, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिटी बी, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि इंडेमनिटी देगा बी को अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विद सी, मतलब बी सी के साथ प्रोसीडिंग्स करेगा, उसके उस टाइम उस दौरान अगर कुछ भी लॉस आएगा, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, उसमें वो इंडेमनिफाई करेगा, मतलब कि कॉम्पेंसेशन देगा फॉर एनी लॉस इनकर्ड बाय बी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स विद सी। तो वो मे टेक अगेंस्ट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ 200 रुपीज़। ठीक है, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इंडेमनिटी बोथ इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ के अंडर का। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर या फिर राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। जो इंडेमनिटी देता है, मतलब जो कंपेंसेशन देता है, उसका राइट क्या क्या है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिले ऑनलाइन फ्री। और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलिए। और स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।